मांगा अपने आप में एक दुनिया है जिनसे इंस्पिरेशन लेकर एनिमे सीरीज और फिल्में बनती हैं। ऐसे में इट्स ऑब्वियस आप में से कई लोग एक्चुअली लाखों लोग मांगा फ़ैन होंगे। लेकिन क्या हो अगर कोई मांगा फ़ैन अपने फेवरेट मांगा सीरीज़ को एक रियल सीरियल मर्डर सीरीज़ में कन्वर्ट कर दे। सुनकर अजीब ज़रूर लगता है, पर ऐसी ही कुछ कहानी है 2021 में आई एक जापानीज़ फिल्म की, जिसकी कहानी हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें कीगो नाम के लड़के को दिखाते हैं, जो कि एक टैलेंटेड मांगा आर्टिस्ट है। वो अपनी ड्राइंग्स को लेकर एक बड़े एडिटर के पास इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसका नाम ओमुरा है। अब ओमुरा को कीगो की ड्राइंग्स तो पसंद आती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसके कैरेक्टर्स में डेप्थ की कमी है। ऐसे में वो रियल वर्ल्ड और बड़े नॉवेलिस्ट वगैरह से इंस्पिरेशन लेकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में कीगो काफ़ी अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से स्टूडियो चला जाता है, जहाँ वो एक मांगा मास्टर के लिए असिस्टेंट का काम करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉस उसे एक घर की ड्राइंग बनाने का काम देते हैं। वो कहते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए जिसकी फीचर्स में डेप्थ वगैरह हो और थोड़ी हट के लगे। अब इस ड्राइंग को रियल वर्ल्ड से उठाकर बनाना था, तो कीगो आसपास के नेबरहुड में कोई ऐसा घर ढूंढने निकल जाता है। यहाँ फाइनली वो एक घर पाता है और बाहर खड़े होकर वो घर की ड्राइंग बनाने लगता है। अब इस घर में काफ़ी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से आसपास के नेबर्स कीगो को उसी घर का समझ के उसे वॉल्यूम लो करने के लिए कहते हैं, वरना वो पुलिस बुलाने की बात भी बोलते हैं। ये सुनकर कीगो ओनर को ढूंढने अंदर जाता है और लिविंग रूम का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि यहाँ 4 लोगों की एक फैमिली को किसी ने बेरहमी से मार दिया है और किसी फैमिली डिनर को डिपिक्ट करते हुए डिनर टेबल के चारों तरफ उन्हें बांध रखा है। कीगो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और पास ही बैकयार्ड में किलर को भी देख पाता है। ये किलर कोई साइको लग रहा था और कीगो को अजीब तरह से घूर रहा था। तो अगले सीन में हम पुलिस की टीम को इस लोकेशन पे देखते हैं और ऑफिसर मकाबे और डिटेक्टिव सेडा कीगो को इंटेरोगेट करते हैं। हमें मालूम होता है कि ये उनाकोची फैमिली थी, जिन्हें चाकू से बार बार स्टैब करके मार दिया गया था। यही नहीं, कत्ल के बाद किलर काफ़ी देर तक इनके साथ बैठा भी रहा था। अब इंटेरोगेशन के दौरान सीडा नोटिस करते हैं कि कीगो काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट है और वो उससे पूछते हैं कि उसने मर्डरर का चेहरा देखा है या नहीं, जिस पे कीगो इनकार कर देता है और उसे छोड़ दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीगो इस पूरे कत्ल वाली मिस्ट्री से इंस्पायर्ड होकर एक मांगा डिज़ाइन करता है और दूसरी तरफ पुलिस इस फैमिली के मर्डर के लिए हेनमी नाम के एक आदमी को पकड़ लेती है, जिसने पहले भी ऐसे कत्ल किए हुए थे। हेनमी के एक अजीब तरह का डिमेंटेड आदमी था और पूछने वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही कत्ल किए हैं, जबकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मीन्स इस बंदे ने शायद कत्ल किए ही नहीं थे, लेकिन वो डिमेंटेड टाइप का था तो वो मान लेता है कि उसी ने कत्ल किए। अजीब था ना। हम ये भी देखते हैं कि पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिला था। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कोई हराई फैमिली, जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे थे, वो एक कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें वही पहले सीन वाला कातिल मिलता है। यहाँ ये अपना नाम इन्हें मोरोजुमी बताता है और मोरोजुमी बड़े प्यार और इनोसेंट आवाज़ में इस फैमिली से पास ही के एरिया तक लिफ्ट मांगता है। ऐसे में यह फैमिली उसे अपने साथ बिठा लेती है। कार में बैठते ही मोरोजुमी कुछ अजीब बात करने लगता है, लाइक कि ये 4 लोगों की फैमिली हैप्पी फैमिली होती है एंड इट्स डिपिक्ट्स परफेक्शन। यहाँ मोरोजुमी नोटिस करता है कि फैमिली का बेटा सनराइज नाम का मांगा पढ़ रहा था और वो उसे बताता है कि 34 नाम की मैगजीन इस कहानी को सीरियलाइज कर रही है। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि सीरियलाइज का मतलब यहाँ ये है कि किसी मांगा या मैगजीन का कोई पार्ट पब्लिश करना, जहाँ कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, मोरोजुमी काफ़ी एक्साइटेड होकर सनराइज और 34 नाम के मांगा सीरीज़ के बारे में बताने लगता है।
और बताता है कि इस कहानी का सीरियल किलर डैगर उसी की तरह दिखता है। ये सुनकर कार में मौजूद सभी लोग अनकंफर्टेबल लगते हैं और फैमिली की वाइफ उसे यहीं उतर जाने को कहती है। ये सुनकर मोरोजुमी काफ़ी गुस्सा दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस फैमिली को भी पहली फैमिली की तरह ब्रूटली स्टैप करके मार डाला गया था। अब डिटेक्टिव सेडा यहाँ एक इंस्टीट्यूशन पर कार के रूफ को चेक करते हैं और जहां उन्हें एक नाइफ मिलता है जिससे सपोजिंगली कातिल ने कत्ल किया होगा। इस पर मकाबे काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और सीडा को उसे 34 बुक दिखाता है। अब इस बुक को पढ़ते हुए मकाबे पढ़ता है कि बुक की पहली और दूसरी स्टोरी एग्जैक्टली वही है जो कि पिछली दोनों मर्डर्स में हुई है। इनफैक्ट हर सीन का डिटेक्शन जैसे कि नाइफ की लोकेशन सब एग्जैक्टली सेम है। और ऑफ कोर्स ये कहानी लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि कीगो था, जो कि उसी एडिटर की फर्म में एक बहुत बड़ा मांगा आर्टिस्ट बन गया था। इन सब बातों से डिटेक्टिव और हेड कंक्लूड करते हैं कि कत्ल करने वाला या तो कीगो खुद है या फिर कोई पागल कॉपीकैट किलर है जिसने 34 पढ़ रखी हो। अपने शक को कंफर्म करने के लिए डिटेक्टिव सेडा कीगो से मिलने जाते हैं, जहां वो कीगो से उसके सीरियल किलर कैरेक्टर डैगर के बारे में पूछते हैं। कीगो ये कहता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और उसने बस पहले मर्डर से इंस्पायर होकर सनराइज कहानी लिखी थी। वो ये भी कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि इस कहानी का सेकंड पार्ट को कोई एक्चुअली किलर कॉपी करेगा। डिटेक्टिव उसकी बात को यकीन तो नहीं करता लेकिन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कीगो इस बात से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था कि उसके मांगा सीरीज से इंस्पायर्ड होकर किसी ने कत्ल किए हैं। ऐसे में वो अमूरा से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना बंद करने के बारे में कहता है, लेकिन अमूरा कहता है कि अभी तुम्हारे बुक के बहुत रीडर्स वगैरह हैं और तुम्हें इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो इंस्टीट कीगो को ये सोचने के लिए कहता है कि हम अगली कहानी में ड्रैगर के वेपन के बारे में क्या लिखेंगे, लेकिन कीगो इस बात से काफ़ी डिस्टर्ब दिखता है और इस वजह से उसकी अपनी वाइफ के साथ भी अनबन होने लगती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीगो एक बार में बैठा ड्रिंक वगैरह कर रहा था, जहां उससे फिर से मिलने डिटेक्टिव सेडा आते हैं। यहाँ सेडा उसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उससे कत्ल के बारे में कुछ भी पता है तो वो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करे, क्योंकि इससे विक्टिम्स की फैमिली को काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वो कीगो को अपना कार्ड देकर निकल जाते हैं। अगले क्षण ही बार में मोरोजुमी आता है और वो खुद को कीगो से इंट्रोड्यूस करता है। मोरोजुमी यहाँ कीगो को अपने पहले कत्ल पर मांगा लिखने पर धन्यवाद कहता है और वो बोलता है कि उसने उसकी दूसरी स्टोरी को भी रियलाइज़ कर दिया, यानी उसको एकदम रियल कर दिया वो कत्ल करके। ये बात सुनकर कीगो काफ़ी घबरा जाता है और मोरोजुमी आगे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही मानता हूँ कि 4 लोगों की फैमिली ही परफेक्ट होती है और मेरे पास तुम्हारी नेक्स्ट कहानी के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये कहकर मोरोजुमी कीगो के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुनकर कीगो बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर वहाँ से जा चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि डैगर यानी मोरोजुमी ने एक कैंपेन में आई हुई 4 लोगों की फैमिली को मार डाला था। इधर पुलिस स्टेशन में मर्डर वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसमें सामने आता है कि पहले के दोनों मर्डर्स इसी नाइफ से किए गए थे। यहाँ डिटेक्टिव सेडा परेशान हो जाते हैं क्योंकि 34 के तीसरे रिलीज में भी यही बात पब्लिश हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीगो को उसका बॉस कांग्रेचुलेट करता है अबाउट द मर्डर वेपन ट्विस्ट, लेकिन कीगो काफ़ी परेशान दिखता है। आगे हम देखते हैं कि कीगो और उसकी वाइफ एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट से लौट रहे थे क्योंकि कीगो की वाइफ प्रेग्नेंट थी और रास्ते में उन्हें मोरोजुमी मिलता है। वो एज यूजुअल कीगो को तीसरी पब्लिकेशन के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसकी वाइफ से भी ये पूछता है इफ़ शी वॉज प्रेग्नेंट। यहाँ कीगो फिर से बहुत डर जाता है और उसकी वाइफ कंफ्यूज दिखती है। पूछने पर मोरोजुमी बताता है कि वो कीगो की कहानी का को राइटर है, जहाँ कीगो उसी के आइडियाज़ इस्तेमाल करता है। इस सिचुएशन को देखकर कीगो तुरंत अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सारी बात अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो 34 का सीरियलाइजेशन बंद कर देगा।
नेक्स्ट सीन में कीगो सारी बात डिटेक्टिव सेडा को भी बता देता है और कीगो ये भी बताता है कि वो कभी भी एक बहुत अच्छा मांगा आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने पहले मर्डर सीन में मोरोजुमी को देखा तो उसके दिमाग में पहली बार एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का जन्म हुआ, इसीलिए उसने 34 सीरीज शुरू की। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये किलर उसके आगे की कहानियों को सच करने लगेगा। सेडा कीगो से किलर का डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछकर निकल जाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कीगो 34 को आगे लिखने से मना कर देता है, जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि उसे एक फाइनल एंडिंग लिखनी चाहिए ताकि 34 के रीडर्स को क्लोजिंग मिल सके। खैर, नेक्स्ट सीन में कीगो से मिलने फिर से मोरोजुमी आता है और वो उससे पूछता है कि वो 34 को क्यों बंद करना चाहता है। इस पर कीगो उसे भला बुरा सुनाता है और कहता है कि उसने सारी बात पुलिस को बता दी है और वो किसी सीरियल किलर को नहीं बचने देगा। इस पर मोरोजुमी कहता है कि तुम और मैं एक ही जैसे हैं, क्योंकि भले ही कहानी एक मांगा की हो लेकिन तुम्हें भी 4 लोगों की फैमिली को मरते देखना पसंद है। इसके बाद कीगो को एक फाइनल कत्ल की कहानी लिखने को कहकर मोरोजुमी वहां से चला जाता है। कीगो उसी वक्त सारी बात डिटेक्टिव सेडा को बता देता है और पुलिस की छानबीन से पता लगाती है कि मोरोजुमी वहीं पास के एक विलेज में डिलीवरी का काम करता है। उन्हें कीगो के फर्स्ट घर वाली ड्राइंग में मोरोजुमी की वैन की पिक्चर भी मिलती है। इसके बाद हम मोरोजुमी को उसके घर देखते हैं जहां का माहौल काफ़ी भयानक था। यहाँ मोरोजुमी ने अपने सारे विक्टिम्स की तस्वीरें वगैरह टांगी हुई थी और वो डिसाइड करता है कि भले ही कीगो लिखना बंद कर दे लेकिन वो लोगों को मारना बंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस की टीम को मोरोजुमी नहीं मिलता, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। इधर मोरोजुमी हर बार की तरह एक और फैमिली को मौत के घाट उतार चुका था। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव सेडा को देखते हैं जो कि हराई फैमिली की मौत की पिक्चर को 34 की कहानी से कंपेयर करती है, जहां उन्हें एक रोड साइन दिखता है जो कि दोनों जगहों पर मौजूद था। डिटेक्टिव सेडा फौरन कीगो के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने अपनी कहानी में इस रोड साइन वाली जगह को क्यों यूज़ किया। इस पर कीगो कहता है कि इस एरिया में 1989 के अराउंड एक विलेज हुआ करता था नेम कुजरो। इस विलेज में एक कल्ट रहता था जिनका मानना था कि 4 लोगों की फैमिली ही सीक्रेट होती है और वो एक रिचुअल को फॉलो करते थे। अपनी रिसर्च के दौरान कीगो इस गांव के बारे में पता लगाता है और यही दूसरे कत्ल वाली जगह को गढ़ता है। डिटेक्टिव और कीगो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि किलर ज़रूर इसी कम्युनिटी का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि सिर्फ मांगा पढ़कर इस जगह के लोकेशन का पक्का जान पाना इम्पॉसिबल था। मोरोवर कीगो ने अपने मांगा में इस साइन को फेक नाम दिया हुआ था, लेकिन किलर सीधा यहाँ पहुँच पाया, विच मीन्ट कि उसे मालूम था कि किस लोकेशन की बात की जा रही है। तो ये सब डिस्कस करने के बाद डिटेक्टिव कीगो के घर में ही रहने की सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। नाउ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सेडा घर से निकलते ही उन पर एनिमी अटैक कर देता है और उन्हें ब्रूटली मार देता है और ये सारा सीन पास ही से मोरोजुमी देख रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। डिटेक्टिव की मौत से कीगो बहुत दुखी हो जाता है और 34 को आगे नहीं लिखने का डिसाइड करता है, लेकिन हेड मकाबे उसे समझाते हैं कि सेडा को कीगो की कहानी बहुत पसंद आती थी, तो उसे 34 की फाइनल स्टोरी लिखकर इस मांगा को एक परफेक्ट एंडिंग देनी ही चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कीगो 34 की फाइनल स्टोरी लिखता है जो कि उस इंसिडेंट से इंस्पायर थी जो अब तक होते आए हैं। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग किलर खुद कीगो की फैमिली को मारने आता है, जिसमें उसकी माँ, पिता और बहन शामिल थे। अब कीगो का प्लान ये था कि पुलिस उसके घर पर इंतजार करेगी और मोरोजुमी के हाथ ही उसे पकड़ लेगी, लेकिन इंस्टेड मोरोजुमी कीगो को कॉल करता है और कहता है कि तुमने कहानी सही नहीं लिखी है। तुम्हारी फैमिली परफेक्ट 4 नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी शादी कर ली थी और तुम्हारी बहन अपनी नहीं है। ये सुनकर कीगो शॉक्ड हो जाता है और मोरोजुमी उससे कहता है कि मैंने परफेक्ट फैमिली ढूंढ ली है। इसके बाद कीगो तुरंत अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, जहां उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कीगो समझ जाता है कि मोरोजुमी उसके घर आया था टू किल हिज वाइफ एंड हिम। यहाँ कीगो पुलिस वगैरह लेकर आता है, लेकिन मोरोजुमी कीगो पर हमला कर देता है और वो उसकी वाइफ को मारने ही वाला था कि तभी
कीगो उसे बातों में उलझा लेता है, सेइंग कि कहानी के अनुसार मोरिज़ुमी को पहले कीगो को ख़त्म करना होगा, वाइफ और बच्चों की बारी बाद में आती है। ये सुनकर मोरिज़ुमी कीगो की तरफ बढ़ता है और किसी तरह कीगो उसका चाकू लेकर मोरिज़ुमी पर ही अटैक कर देता है। इसी बीच पुलिस भी यहाँ आ जाती है और हेड मकाबे कीगो से कहते हैं कि वो मोरिज़ुमी को कानून के हवाले कर दे, लेकिन इस पॉइंट पर हम देख पाते हैं कि कीगो के ऊपर इमोशंस हावी हो चुके थे और वो मोरिज़ुमी को मारने वाला होता है। लेकिन एन मौके पर हेड मकाबे कीगो पर गोली चला देते हैं और इस सीन में कीगो मोरिज़ुमी के ऊपर वैसे ही गिर जाता है जैसे कहानी के फाइनल चैप्टर में डिपिक्टेड था। ऑल्दो कीगो की जान बच जाती है क्योंकि उसने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था। यहाँ से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो नेक्स्ट सीन में मोरिज़ुमी को कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ उसे सारे कत्लों के लिए एक्यूज किया जाता है। एज एन ऑडियंस हमें पता चलता है कि मोरिज़ुमी एक ऐसे कल्ट में पैदा हुआ था जहाँ 4 लोगों की फैमिली को ही सही माना जाता था और उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं। ना तो उसका कभी नाम रखा गया था, ना तो उसका कोई पता था। उसे पूछा जाता है कि उसने डिटेक्टिव सेडा का कत्ल हेनमी से क्यों करवाया। इसमें मोरिज़ुमी बताता है कि उसकी मांगा लिखने के लिए असिस्टेंट भी होने चाहिए। यहाँ से ये रिवील होता है कि जब हेनमी ने एक्चुअली में 4 लोगों का कत्ल किया था तब वो सिर्फ 16 साल का ही था और मोरिज़ुमी इससे इंस्पायर्ड हो गया था, लेकिन आगे इस इंस्पिरेशन के कारण वैसे ही कत्ल परफॉर्म करने लगा और अब हेनमी मोरिज़ुमी का फ़ैन बन गया था। एज एन हेनमी मोरिज़ुमी के लिए छोटे मोटे कत्ल करने लगता है। यहाँ हमें ये भी समझ पाते हैं कि हेनमी क्यों उनाकोची फैमिली के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीगो को हॉस्पिटल में भर्ती है और इधर कोई उसकी वाइफ पर नज़र रख रहा है। आखिरी सीन में हमें देखते हैं कि हेड मकाबे कीगो के पास बैठकर उसकी बुक पढ़ रहे हैं जहां उसकी नज़र पड़ती है एक ड्राइंग पर जो कि कीगो ने बनाई है। कोर्ट में मोरिज़ुमी से पूछा जाता है कि उसे फिर किस काम की सज़ा दी जाए, जिस पे वो कहता है कि आप ही बताइए कि आखिर मैं हूँ कहाँ। इसके बाद कैमरा कीगो के चेहरे पर फोकस करता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैरेक्टर मूवी की कहानी और हम शॉर्ट में समझते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। तो कीगो एक मांगा आर्टिस्ट रहता है जो कि एक सीधा साधा बंदा था। थ्रिलर स्टोरीज लिखने के लिए कीगो को एक परफेक्ट विलन कैरेक्टर की तलाश थी जो कि उसे उनाकोची फैमिली के कत्ल के सीन पर मोरिज़ुमी के रूप में मिलता है। अब इस कहानी से इंस्पिरेशन लेकर कीगो एक मांगा सीरीज शुरू करता है, लेकिन मोरिज़ुमी इस सीरीज का फैन बन जाता है और वैसे ही कत्ल करने भी लगता है। हमें ये मालूम है कि हेनमी जब 16 साल का था तब उसने ऐसे ही एक कत्ल परफॉर्म किया था और मोरिज़ुमी के पहले कत्ल के बाद हेनमी उसका फ़ैन हो गया था, जिसके कारण उसने इल्ज़ाम भी अपने सर पर ले लिया और बाद में सेडा को भी मार डाला। यहाँ कई लोगों का ये भी मानना था कि ये फिल्म एक तरह का क्रिटिसिज्म है अबाउट द राइटर्स एंड देयर कैरेक्टर्स, क्योंकि एक सीन में कीगो डिटेक्टिव सेडा से कहता है कि जब पहली बार उसने मोरिज़ुमी को देखा था तो उनकी आत्माएं बदल गई थी, एज इफ मोरिज़ुमी वही था जो कीगो ने डिसाइड किया। और शायद इसीलिए लास्ट सीन में मोरिज़ुमी कहता है कि तुम ही डिसाइड करो कि मैं कौन हूँ और कैमरा फोकस करता है कीगो पे। ना एक और सवाल कि कीगो की वाइफ पर नज़र कौन रख रहा था। आई गेस ये हेनमी था जो शायद मोरिज़ुमी का अधूरा काम पूरा करने का मौका ढूंढ रहा था। मीन्स वो खुद को मोरिज़ुमी का असिस्टेंट मान लिया है ताकि वो कत्ल करते रहे। वहीं हम देखते हैं कि हेड मकाबे कीगो की ड्राइंग को देख रहा था। अब कुछ लोग तो इस कैरेक्टर को कीगो की ओन क्रिएशन मानते हैं कि कीगो ने उस डिटेक्टिव को ड्रॉ किया है जो कि इस समय कोर्ट रूम में मोरिज़ुमी को इंटेरोगेट कर रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिटेक्टिव सेडा की ड्राइंग हो जो कि कीगो ने उनकी याद में यहाँ बनाया हो। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है, तो आप जो चाहें सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैरेक्टर मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी कहानी एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए